सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत के वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अदिति त्यागी और नाज़िया लाई खान दोनों ही फैक्ट्स के ऊपर बात करती हैं और हमेशा ग्राउंड पे जाकर काम करती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस एंड कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मुझे याद है आजकल नाजिया आप ही की तरह एक शादाब शम्स हैं, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो आवाज मैंने उस वक्त उठाई थी आज वो बड़ी वायरल हो रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर साथ तमाम न्यूज चैनल आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं और लोग उन्हें जानना और सुनना चाह रहे हैं। तो उनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ था उसका एक बिंदु था और मैं चाहती हूँ उस बिंदु पर आप अपनी राय दें। जो जो आपने वक्फ कर दिया वो तो अल्लाह के नाम पे हो गया, राइट? वो तो अब अल्लाह के नाम पे है। अब उस अल्लाह के नाम पे मैंने इमारत खड़ी करके, बिल्डिंग खड़ी करके पैसा कमा लिया। दिखाने को मैंने 4000 बच्चे पढ़ा दिए, बट मैंने पैसा कमा लिया। मैं नहीं जानती 4000 भी फ्री पढ़ाए कि कैसे पढ़ाए, पर मैंने पैसा कमा लिया। क्या इसकी इजाजत है? क्या जो उस वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई है, क्या वो भी वक्फ नहीं है? ये दरअसल कुरान के नाम पे बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है? और क्या ऐसा नहीं हो रहा है, आप बताइएगा। क्योंकि जब मैं एक आउटसाइडर के तौर पे ये देखती और सुनती हूँ कि भाई ये वक्फ है, तो जब वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसपे तो कमाई भी वक्फ है। अभी मैंने ये भी देखा कि वक्फ की संपत्ति क्यों कब्जा माफिया कहा जाता है, क्योंकि मैं खुद गई और मैं ऐसे मुसलमानों में नहीं गई जो कि पार्लियामेंट या जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। मैं उन मुसलमानों में गई जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट करते हैं, जो मदरसों और मस्जिदों में जाते हैं, जो मौलानाओं की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके लिए जो मौलाना ने कह दिया वही बस फाइनल लाइन वही है। उनके बीच में गई और वहां पे मैंने देखा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि देखे फलाना ने हमारी जो संपत्ति है उस पे, वक्फ की संपत्ति है, 8 रुपया किराया दे रहा है, 7 रुपया किराया दे रहा है, ऐसे करके 10-10 संपत्ति बना ली है। वो संपत्ति डिक्लेयर भी नहीं की है। तो क्या ये कब्जा माफिया काम नहीं कर रहा था? मेरे दो सवाल हैं। एक तो वक्फ पर होने वाली कमाई क्या वक्फ नहीं है, और दूसरा ये जो कब्जा माफिया चल रहा है उसके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो गरीब मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए होती है, मतलब वेलफेयर के लिए होती है। तो अगर वक्फ से जिस हिसाब से पैसा और आमदनी आ रही है, जिस हिसाब से 9 लाख एकड़ का रेवेन्यू आ रहा है, एक तो उन्होंने सरकार को बेवकूफ बनाया। 2019 का टैक्स देखिए और 2024 का टैक्स देखिए, 1.25 करोड़ रुपए 2024 में उन्होंने जमा किया है और प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब जब प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा होगा, तो फिर आपका टैक्स 1.25 करोड़ कैसे हो गया? कैसे हो सकता है? 287% बढ़ोतरी हुई है प्रॉपर्टी में। ऐसा हो सकता है कभी? 287% बढ़ोतरी प्रॉपर्टी में और आपका टैक्स, आपका रेवेन्यू घट गया। तो यहाँ पर पहली चोरी। दूसरी चोरी हो रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर इन्होंने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके बेचा है। हाँ, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना करके बेचा है, इन्होंने मार्केट बनाए हैं, इन्होंने मेगा शॉपिंग मार्केट बनवाए हैं, इन्होंने दुकानों के अंदाज में बेचा है, इन्होंने कितने गारमेंट्स के शॉप खुलवा दिए हैं और वहां से इनकी धड़ल्ले से आमदनी हो रही है। अब आती है बात कि अगर वाकई में वक्फ के रेवेन्यू से मुसलमानों का भला होता तो मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले 22 करोड़ मुसलमान के पास कम से कम एक होंडा सिटी तो होता और एक 2 BHK तो होता, और एक भी बच्चा मदरसे में नहीं जा रहा होता, सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा होता। अगर वक्फ ने वाकई में वक्फ की प्रॉपर्टी को के रेवेन्यू को मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया होता तो आज मुसलमान घरों की बेटियां पसमानदा घर में बैठी हुई हैं क्योंकि जहेज नहीं दे पा रही हैं।
40-40 साल, 42-42 साल मुसलमान बेटियों का हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लड़का पहले तो हिंदू पसंद करता है, और अगर हिंदू नहीं पसंद कर पाता है या नहीं पटा पाता है तो मुसलमान लड़की के सर पर यह थोपा जाता है कि तुमको जहेज देना है। तो अगर वक्फ बोर्ड ने वाकई में मुसलमान के लिए वेलफेयर का काम किया होता तो बता दे मुझे आंकड़ा कि कितने भारत में मुसलमान लड़कियों का इसने जहेज दे करके शादी करवाया, कितने यूनिवर्सिटी खोले। जिस कौम ने अदिति जी 1450 साल में एक सुई नहीं बनाया, अपना खतना भी दूसरे के इन्वेंट किए हुए छुरी और कैंची से और ब्लेड से करता है, वो कौम वक्फ बोर्ड के पैसे से मुसलमानों का वेलफेयर करेगा? कुछ नहीं किया है। आज जब भांडा फूट रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। अब आती है आपकी दूसरी बात कि अभी आपने मुझे ये साड़ी डोनेट कर दी, इस साड़ी से अगर मैंने सूट 2 बना लिया तो वो दोनों भी डोनेशन का ही हो गया, वो दोनों डोनेशन का हो गया। आपने एक दिया था पर इससे 2 बन गया है, पर ये दोनों डोनेशन का हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सरकार ने वक्फ बोर्ड को अमेंड करने के दौरान इस्लाम का खास ख्याल रखा है, इस्लाम के सेंटिमेंट का खास ख्याल रखा है, और जितने भी लैंड माफिया वाले चंद मुसलमान जो उससे मलाई चाट रहे थे, उससे आमदनी कर रहे थे, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे थे, वही आज रोड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छे मुसलमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अल्लाह के अशरफुल मखलूकात है, वो देखिए वक्फ बोर्ड के इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो हम जैसे लोग गरीब मुसलमान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम जैसे लोग मुसलमान बच्चों को शिक्षित करवाना चाहते हैं। हमारे मुसलमान बच्चे क्यों रहेंगे मदरसा छाप? हमारे मुसलमान बच्चे क्या आईपीएस नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते? तो जो वेलफेयर वक्फ बोर्ड के नाम से खुला हुआ है, जिसको ब्रिटिश ने, जिन्ना ने, नेहरू ने बनवाया वेलफेयर करने के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? और जो पाकिस्तान चला गया बंटवारे के वक्त, वो 9 लाख एकड़ छोड़ करके गया था, इतना इतना अमीर था वो लोग। तो ये सब देखिए फेक फैब्रिकेट बातें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चिटिंगबाज और टोपीबाज लोगों का हिजाब उतर रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है। अब ये जो धरना में बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी उसको रिपोर्टिंग किया, कितने लोगों को तो वक्फ अमेंडमेंट भी पढ़ना नहीं आ रहा था, एग्जैक्टली उनको सेक्शंस नहीं पता है। आपको पता है कि वक्फ, आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है अभी भारत में, लेकिन 1947 से लेकर के, मैं 1957 ही पकड़ लेती हूँ, 1957 से लेकर के आज तक एलएलबी के स्टूडेंट्स वक्फ बोर्ड नहीं पढ़ते, वक्फ एक्ट नहीं पढ़ते। तो छुपा के क्यों रखे हो? सिलेबस में डालो, सब पढ़ेगा, सब समझेगा। ट्रिब्यूनल को इतना पावर दे दिया गया, इतना, और ये झूठ बोल करके निकल गई, इसलिए इन्होंने वीडियो बंद कर दिया, ये मेरा सामना नहीं कर पाए। ट्रिब्यूनल में जब ये मामला जाता है, और जो आदमी अगर वो मुसलमान हो या कोई भी जाति या धर्म या मजहब वाला हो, जब वो बिल्कुल सिसक जाता है, तब वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब रिव्यू में वो जाता है कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति छीन ली, तो आपको पता है वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली आकर के क्या कहते हैं कि हम इसका रिप्लाई यहाँ क्यों देंगे, इसको ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड का जितना भी मामला ट्रिब्यूनल से उठ करके हाई कोर्ट किसी भी राज्य में जाता है रिव्यू में, तो हाई कोर्ट के जज को चिल्लाना पड़ता है कि ये भारत है, यहाँ शरिया नहीं है। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपने बैगेज ऑफ प्रूफ क्यों दे दिया है जो संपत्ति का मालिक है। जो संपत्ति का मालिक है उसी के ऊपर बैगेज ऑफ प्रूफ है, वक्फ बोर्ड को कोई बैगेज नहीं है प्रूफ करने का। तो ये तो झूठ बोल बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इस बिंदु पे दरअसल एक्चुअली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट भी नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, मीडिया स्पेस में इस पे डिबेट ही नहीं हुई कि जो बैगेज ऑफ प्रूफ है, यानी अगर किसी संपत्ति पर सवाल है और मैं संपत्ति की मालिक हूं, तो मुझे जाके उस पर अपनी ओनरशिप प्रूव करनी है। वक्फ नहीं करेगा जो उस पर ओनरशिप क्लेम कर रहा है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी ही है, मेरे ही दादा परदादा, मेरे उनके फादर, ये मेरी खानदानी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अच्छा, अभी आपने जो चैलेंज जो आता है, जब इसे चुनौती दी जाती है आगे जाके, आज मैं सुन रही हूँ, सारे नेताओं को सुन रही हूँ, मैंने तरुण गोगोई को भी सुना, अखिलेश यादव को भी सुना, सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो उसमें तरुण गोगोई को मैंने कहते हुए सुना, अरे ये क्या किया इन्होंने वक्फ में, हालांकि 2 बातें उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा सुधार भी होना चाहिए,
अमेंडमेंट होना चाहिए, बट क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ बीजेपी वो अमेंडमेंट लेके आई थी तो दिक्कत थी। खैर जो भी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये तो पहले भी चैलेंज हो सकते थे, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले थे वो तो पहले भी चैलेंज हो सकते थे। क्योंकि आप एक लॉयर है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस बिंदु को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि पहले के मुकाबले ये जो अमेंडमेंट बिल है ये कैसे अलग है। क्योंकि जितनी मेरी लिमिटेड समझ है उसमें उसके मुताबिक कि आप हर फैसले को तो हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, जो स्पेशल केसेस थे बस उन्हें ही हाई कोर्ट तक ले जाया जा सकता था। बाकी आप इसे और क्लैरिटी दे दें इस पर। नहीं, स्पेशल केसेस भी नहीं। ये समझिए कि वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट को तोड़ करके लोग हाई कोर्ट की मदद लिया करते थे। मतलब बियॉन्ड दी वक्फ एक्ट लॉ जा करके वो हाई कोर्ट की मदद नाजिया, आपका ना कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है इस वक्त ना। परेशान जब होते थे। अभी ठीक आ रहा है? जी, Am I अब audible better है now? पहले से। हाँ हाँ, यू आर आई कैन हियर यू। हाँ, हाँ, तो जब व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता था तो वो वक्फ एक्ट के कानून को तोड़ करके वो हाई कोर्ट इंटरवीन करवाता था। और इसीलिए मैंने कहा कि मुतवल्ली जब जाकर के खड़ा होता था हाई कोर्ट में, तो आप जितनी भी जजमेंट है, आप 10,000, 20,000, 40,000 आप जजमेंट निकाल करके अलग अलग राज्यों के देखिए, जिसमें वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने झाड़ खाया है हाई कोर्ट से कि यही बताना पड़ेगा तुमको क्योंकि ये देश संवैधानिक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि 2013 में भी संशोधन हुआ, तब तो किसी को दर्द नहीं हुआ था, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। तो 2025 के संशोधन में बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन चैप्टर 2 के सेक्शन 12 में जाइएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो वक्फ बोर्ड में इंटरवीन करके अपने रूल्स को चेंज कर सकता है। ये 1995 वक्फ एक्ट का मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और नाजिया लाई खान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर वक्फ को लेके काफी सारी जानकारी आपको मिली होगी। जैसे कि आपने देखा, नाजिया लाई खान ने हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात किया और कानून की वो बहुत ही बेहतरीन जानकार है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।